यहीं से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सही वैसे 10 mmHg होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो मैं रेफरेंस के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मॉड्यूल आपके पास ऑलरेडी है उन्हें यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, और हम लिख लिख के पढ़ेंगे, बट एक बार मैं कर लेता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और हम पहला ही स्टेप अभी पढ़ रहे थे जिसको हम कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों होता है? तो जवाब था साहब, ये होता है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और कैसी प्रोसेस है ये है एक पैसिव प्रोसेस। ठीक है, इसी को अब हम आज आगे बढ़ाते हैं, और हमने देखा ईएफपी के बारे में कुछ बातें। ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं जो मैं अभी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। चलिए, तो देखिए, हमने एक बात करी थी अल्ट्राफिल्ट्रेशन की, और मैंने आपको बताया था कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो होता है, ये चीज हमने लास्ट पढ़ी थी। यहाँ पे देखिए, ये नेट या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 mmHg, राइट। चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूँ जिसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। जस्ट अ सेकंड। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था। देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा, अब साइलेंस नाउ, वी आर स्टार्टिंग, कॉन्सेंट्रेट करें, कि यहाँ से जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो 10 mmHg होता है, राइट। तो एक टर्म है फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं, कि अगर ये जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो अगर 1 mmHg होता नहीं है 1 mmHg, बट इफ ईएफपी यानी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हैड बीन 1 mmHg, अगर ईएफपी 1 mmHg होता, तो देन a total of 12.5 ml plasma would have filtered per minute from both kidneys। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा ईएफपी 1 mmHg होता, तो मेरी दोनों किडनियों के सभी 20 लाख नेफ्रॉन्स से टोटल जो प्लाज्मा यहाँ से यहाँ चलता वो 12.5 ml आता। ये वैल्यू कैसे आई? ये वैल्यू आपको डिराइव नहीं करनी है, ये आई ब्लड की वेलोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी, और यहाँ पे जो फेनेस्ट्रा होते हैं उनके नंबर के बेसिस पे। ब्लड की वेलोसिटी, विस्कोसिटी और फेनेस्ट्रा के बेसिस पे कितने छेद हैं, तो ये आपको याद रखनी है। इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, कि अगर ईएफपी 1 mmHg होता तो मेरी दोनों किडनियों के सभी 20 लाख नेफ्रॉन से 1 मिनट में 12.5 ml प्लाज्मा छनता। बट एक्चुअल ईएफपी कितना होता है? एक्चुअल ईएफपी इज 10 mmHg। देयरफॉर एक्चुअल प्लाज्मा फिल्टर्ड पर मिनट। तो बताइए, मेरे शरीर में मेरी किडनीज से जो एक्चुअल प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है वो कितना होता है? वो होता है 12.5 इंटू 10, और ये हो गया 125 मिलीलीटर पर मिनट। So this is the actual plasma filtered. This actual plasma filtered per minute is also called as the filtered by glomerulus. फिल्टर कौन करता है तो आपको पता ही है ना, ग्लोमेरुलस। तो एक्चुअल प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस पर मिनट is actually called as the glomerular filtration rate या GFR. So this actual plasma filtered is also called as glomerular filtration rate.
सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर आखिर क्या होता है? जीएफआर की डेफिनेशन क्या है? जीएफआर की वैल्यू कितनी है? जीएफआर की वैल्यू होती है 125 मिलीलीटर्स पर मिनट। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएफआर? इट इज द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा filtered by both kidneys normally in 1 minute। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय बोथ किडनीज नॉर्मली इन 1 मिनट, दिस इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर। और जीएफआर की वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, क्या आपको पता है हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है? पता ही होगा। जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो होता है 5000 ml पर मिनट। क्या आपको पता है कार्डियक आउटपुट का कितना परसेंट किडनी में जाता है? ये मैंने आपको बताया था, 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट actually flows into the kidneys। ठीक है, this is called as the renal blood flow। what is renal blood flow? और कितना होता है ये बताओ? 5000 ml का 25% कितना हुआ बताइए? 1250 ml पर मिनट, ये होता है हमारा रीनल ब्लड फ्लो। तो व्हाट इज रीनल ब्लड फ्लो? रीनल ब्लड फ्लो इज अमाउंट ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू, एक नेफ्रॉन से नहीं, यहां से एक नेफ्रॉन से नहीं, दोनों किडनियों के 20 लाख नेफ्रॉन से, बोथ किडनीज in 1 minute। Amount of blood passing through both kidneys in 1 minute is called as the renal blood flow। ठीक है, तो नॉर्मली जो रीनल ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है पता है आपको? 1.25 लीटर पर मिनट। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी, तो आरबीएफ कितना हो गया? 1.25 लीटर्स पर मिनट या 1250 1250 ml पर मिनट। नाउ यू टेल मी, ब्लड का कितना परसेंट वॉल्यूम प्लाज्मा होता है? क्या आपको याद है? 50 से 55%। कैलकुलेशन के लिए हम 52% ले लेते हैं, तो आपको पता होगा 52% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज प्लाज्मा। तो अगर रीनल ब्लड फ्लो 1250 ml है तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होगा? समझ में आ रही बात? देयरफॉर रीनल प्लाज्मा फ्लो विल बी 52% ऑफ 1250, कितना हुआ? 650 ml पर मिनट। तो ये होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज यहां पे डिस्कस करी जो आपको याद रखनी है। पहला है जीएफआर, दूसरा है रीनल ब्लड फ्लो, और तीसरा है रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या आपको ये तीनों वैल्यू समझ में आई? तो अब हम इससे आगे की बात करते हैं। तो जीएफआर, आरबीएफ और आरपीएफ यहां तक लिख लिया आपने? चेंज करें स्लाइड? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और टर्म देखते हैं। ये टर्म है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये हम नेफ्रॉन्स का या किडनीज का निकालते हैं। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है कि भाई फिल्टर क्या होता है पहले बताओ? फिल्टर ब्लड होता है या सिर्फ प्लाज्मा होता है? यहाँ से क्या फिल्टर होता है? प्लाज्मा। टोटल ब्लड तो फिल्टर होता नहीं है, यहाँ से क्या फिल्टर होता है? प्लाज्मा। तो देखिए कितना प्लाज्मा यहाँ से गुजरता है, ठीक है, और उसमें से कितना फिल्टर हो जाता है। जो प्लाज्मा गुजर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल प्लाज्मा फ्लो। और जो क्षमता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीएफआर। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है कि कितना प्लाज्मा यहां से गुजरा और उसमें अपॉन, मतलब कितना छना, कितना गुजरा और उसमें से कितना छना। तो कितने में से कितना छना, समझ में आई बात? तो मुझे बताओ कितना गुजरा? जो गुजरा उसे हमने क्या कहा? आरपीएफ। और जो उसमें से छना वो क्या कहलाता है? जीएफआर। तो जो गुजरा वो आरपीएफ है और जो छना वो जीएफआर है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना हुआ? कितने में से कितना छना? 650 ml पर मिनट गुजरा और उसमें से 125 ml पर मिनट छना, यानी 1/5 या 20%। तो ये होता है हमारा नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये बात समझ में आई? अब अगली बात, आप मुझे बताओ रीनल ब्लड फ्लो कितना था? देखा आपने रीनल ब्लड फ्लो कितना था? 1.25 लीटर पर मिनट।
है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि रीनल ब्लड फ्लो पर डे बताओ मुझे, पर डे हमारी किडनी से हर हर दिन कितना ब्लड गुजरता है, तो आंसर होगा 1.25 लीटर, ये तो पर मिनट है ना, इंटू 60 मिनट इंटू 24 आवर्स, ये पता है कितना हुआ, 1800 लीटर। तो हमारी किडनी से हर दिन 1800 लीटर ब्लड गुजरता है, हमारी किडनी से हर दिन 1800 लीटर ब्लड गुजरता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ जीएफआर पर डे कितना होता है, तो आप कहेंगे पर मिनट होता है 125 ml इंटू 60 मिनट इंटू 24 आवर। तो जीएफआर पर डे कितना हुआ, देखिए ये हुआ 180 लीटर। तो जीएफआर पर डे हुआ 180 लीटर्स। ठीक है, तो दोस्तों हर दिन अगर हम देखें कि हमारे किडनी के जो 20 लाख नेफ्रॉन्स हैं उनसे कितना प्लाज्मा क्षमता है, तो हमारी किडनी के जो 20 लाख नेफ्रॉन्स हैं उनसे हर दिन, यहाँ देखिए आप, 180 लीटर प्लाज्मा क्षमता है ना। यानी पर डे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है हमारी किडनी से, पर डे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो कितना होता है, 180 लीटर्स। लेकिन पर डे जो यूरिन के फॉर्म में हम एक्सक्रीट करते हैं वो पता है कितना होता है, नॉर्मली हम पर डे 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। तो अगर 180 लीटर छना लेकिन सिर्फ 1.5 लीटर ही यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हुआ, तो 178.5 लीटर कहाँ गया, उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हुआ लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसका रीएब्जॉर्प्शन हो गया। इसका मतलब 178.5 समझे आप, 99% से भी ज्यादा, क्योंकि 91% तो 1.8 होता है, तो मोर देन 99% ऑफ व्हाट इज फिल्टर्ड इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड लेस देन 1% ऑफ व्हाट इज फिल्टर्ड इज एक्चुअली एक्सक्रीटेड बाय द यूरिन। ये बात समझ में आई आपको, 99% से भी ज्यादा जिसका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जिसका, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और 1% से भी कम जो है वो वाकई एक्सक्रीट होता है। तो अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जबरदस्त है तो रीअब्सॉर्प्शन भी कोई कम जबरदस्त नहीं है, 99% से भी ज्यादा। ठीक है, आपको पता है मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एलिमेंट्री कैनाल में से कितना वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है ना, 7-8 लीटर्स। अभी मैंने कितना पढ़ाया, 178.5। अगर क्वेश्चन आए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर्स फ्रॉम, अब ऑप्शंस हैं किडनी, इंटेस्टाइन, ओरल म्यूकोजा या लंग्स। इंटेस्टाइन की जगह मैं एलिमेंट्री कैनाल लिख देता हूँ ताकि कोई डाउट ही ना रहे, यानी मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, पूरी एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक भी मिला के। तो किडनी, एलिमेंट्री कैनाल, ओरल म्यूकोजा या लंग्स। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर्स फ्रॉम पर डे कहाँ से होता है, तो बताओ आंसर क्या आएगा। आधी क्लास से ज्यादा ने गलत कर दिया, यही तो क्वेश्चन था, अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो। मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, क्वेश्चन है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर्स फ्रॉम। आ गया समझ में, जिनके नहीं समझ में आया उनको बता देता हूं, क्योंकि उनको एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन का फर्क ही नहीं पता अभी। देखो ये पानी की बोतल है, इसमें पानी है, ये बोतल मेरे शरीर के बाहर है, पानी भी मेरे शरीर के बाहर है, ठीक है ना। पानी पिया, पेट में गया, पेट से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आया, ये था एब्जॉर्प्शन। लेकिन एक चीज आपकी बॉडी में है, बॉडी में एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में छन के गई और वापस पहले वाली ट्यूब में आ गई, यानी ब्लड वेसल से छनी नेफ्रॉन में गई और वापस ब्लड वेसल में आ गई, ये है रीअब्जॉर्प्शन।
जो आपके इंटेस्टाइनल जूसेस है ना वो सिक्रीट होते हैं और वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन बाहर से जो पानी आप पीते हो वो एब्जॉर्ब होता है ना। तो यहाँ पर किडनी में जो हो रहा है वो रीअब्जॉर्प्शन है भैया, और स्टमक में जो होता है वो एब्जॉर्प्शन है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। हाँ सही में कुछ लोग तो अभी रोने लग जाएंगे, सर अब तो डाइजेस्टिव खत्म हो गया ना सर, अब क्यों बता रहे हो ये क्वेश्चन, अब मत पढ़ाओ आप इसको, क्योंकि ये मूर्ख जो है बस सिलेबस कम देखना चाहते हैं, इनको और कम कर दो तो और अच्छा लगेगा, और कुछ भी ना करो बस इमोशंस दो तो और अच्छा लगेगा। तो भैया ये था एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। जस्ट अ सेकंड। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन अगर जबरदस्त है तो रीअब्जॉर्प्शन भी कोई कम जबरदस्त नहीं है ना। तो अब हम रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब मैं रीअब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो रीअब्जॉर्प्शन को हम समझते हैं, पहले मुझे एक बात बताओ, जो यहाँ पे छनता है, ये देखो जो यहाँ पे छनता है और छनकर बोमेन कैप्सूल में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। और जो एक्सक्रीट होता है फाइनली उसे क्या कहा जाता है? यूरिन, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और यूरिन का कंपैरिजन देखते हैं। देखो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं दोस्तों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये आपको ये बात पता है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। जैसे मैंने ना पानी में शक्कर घोल दी, तो पानी सॉल्वेंट है और शक्कर सॉल्यूट है, और जो शरबत बन गया है वो शरबत कहलाएगा सॉल्यूशन। क्लियर? अब तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, अगर आप किसी सॉल्यूशन में से सिर्फ सॉल्यूट बाहर निकालते हो, सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, क्या है दो चीजें? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन में से सिर्फ सॉल्यूट बाहर निकालते हो, है ना, सिर्फ सॉल्यूट, तो उससे पता है सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर किसी सॉल्यूशन में से हम सिर्फ सॉल्यूट बाहर निकालें तो वॉल्यूम अनचेंज होती है बट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। अगर किसी सॉल्यूशन में से मैं सिर्फ सॉल्वेंट बाहर निकालूं तो इससे पता है क्या होता है, जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज होने लगती है बट कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। और अगर मैं किसी सॉल्यूशन से दोनों चीजें बाहर निकालूं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं दोनों चीजें निकाल रहा हूँ ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इससे वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। तो तीन सिचुएशन है, पहली मैंने सिर्फ सॉल्यूट निकाला, दूसरी मैंने सिर्फ सॉल्वेंट निकाला, और तीसरी मैंने दोनों निकाले। पहली सिचुएशन में वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, दूसरे वाले में कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या होगा, सॉल्वेंट निकाला तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, और अगर दोनों निकाले तो वॉल्यूम तो घटेगा और कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज रहेगा। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई हैं तो एक बार पोल में ट्रू बोल दो, क्योंकि ये छोटी क्लासों का है, 10th 8th 7th में पढ़ा होगा आपने। क्या आपको ये तीनों चीजें समझ में आई हैं? तो ट्रू बोलें, आ गई। लगभग 2% लोगों के अलावा सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब सुनिए होता क्या है कि जब फिल्ट्रेट यहाँ पहुंचता है, देखिए जब फिल्ट्रेट यहाँ पहुंचता है ना, यहाँ देखिए यहाँ, तो वो कितना होता है बताइए? वो होता है 180 लीटर, आपको याद होगा यहाँ पे 180 लीटर होता है फिल्ट्रेट, लेकिन जब वो एक्सक्रीट होता है तो वो सिर्फ 1.5 लीटर होता है। तो जब वो फिल्ट्रेट नेफ्रॉन से गुजरेगा ना, या जब वो किडनी से गुजरेगा छलने के बाद, ग्लोमेरुलस से छलने के बाद, तो कभी हम उसमें से सॉल्यूट निकालेंगे, कभी हम उसमें से सॉल्वेंट निकालेंगे जब वो नेफ्रॉन से गुजरेगा, कभी हम उसमें से सॉल्यूट निकालेंगे बाहर, कभी सॉल्यूट रीअब्सॉर्ब करेंगे, कभी सॉल्वेंट रीअब्सॉर्ब करेंगे, कभी सॉल्यूट निकालेंगे और कभी सॉल्वेंट निकालेंगे और कभी दोनों निकालेंगे, और इस तरह से करते करते हम 180 का 1.5 बना देंगे। यही होता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मतलब जब वो फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में छन के आता है तो वो 180 होता है, पर जब वो नेफ्रॉन से गुजरता है तो कभी हम उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों निकालते हैं, कभी सिर्फ सॉल्वेंट निकालते हैं, कभी सिर्फ सॉल्यूट निकालते हैं। ऐसा करते करते हम ना 180 का 1.5 बना देते हैं। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। जो बचता है वो 1.5 होता है एंड में, इसको फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि कैसे 180 का 1.5 बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है और यहाँ पर जो एक्सक्रीट हो रहा है वो यूरिन है, ठीक है। तो अब हमें कंपेरिजन ड्रॉ करेंगे, कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, हम दो चीजों का यहाँ पर कंपेरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और दूसरी चीज है यूरिन। अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और यूरिन का एक कंपैरिजन ड्रॉ करें तो वो कंपैरिजन मैं यहां आपको दिखाता हूं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सबसे पहले बात करते हैं वाटर की।
वाटर कितना होता है? 180 लीटर पर डे। यूरिन में वाटर कितना होता है? 1.5 लीटर पर डे। ठीक है। दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट में क्या आते हैं दोस्तों? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो छनते हैं, लार्ज अमाउंट। लेकिन जो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वो होते हैं काफी कम। तो यूरिन में ना इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं और इसमें ज्यादा होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब कुछ और चीजों को कंपेयर करते हैं जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में छनती हैं और फ्रीली यहाँ पे आती हैं, मतलब छनकर यहाँ बोमेन कैप्सूल में आती है। जो कुछ भी बोमेन कैप्सूल में आएगा, याद रखिए, जो कुछ भी बोमेन कैप्सूल में आ रहा है यानी यहाँ, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। और जो एक्सक्रीट हो रहा है वो क्या है? यूरिन। तो याद रखिए, जो कुछ बोमेन कैप्सूल में छन के आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसको कहते हैं? जो बोमेन कैप्सूल में छन के आता है। आगे जाने वाले को नहीं, बोमेन कैप्सूल वाले को। अभी अभी जो चीज ग्लोमेरुलर से छनी है और बोमेन कैप्सूल में आई है, वो कहलाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जो बॉडी से बाहर निकलती है वो कहलाती है यूरिन। ये तो क्लियर है ना? तो बहुत सी चीजें यहाँ पे फ्रीली फिल्टर होती हैं, ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, हालांकि ये सब यूरिन में नहीं निकलता है, पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बहुत सी चीजें छन के बोमेन कैप्सूल में आती है। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बहुत सी चीजें होती हैं जो ग्लोमेरुलर से छन के बोमेन कैप्सूल में आई है। मैं बताता हूँ ये चीजें क्या है। ये सब छनता है दोस्तों। ग्लूकोज प्लाज्मा से छनता है, प्लाज्मा तो खैर आता ही है वाटर जिसमें, है ना। इसके अलावा ये भी छनते हैं, ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, अमीनो एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, कीटोन बॉडीज, ये सब छनता है, क्रिएटिन, ये सब छनता है। पर दोस्तों इसमें से एक भी चीज हमें इधर यूरिन में नहीं मिलती। ये सब चीजें छनती जरूर है, लेकिन इनमें से एक भी चीज हमको यूरिन में नहीं मिलती। कुछ और चीजें बताता हूँ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मिलती हैं, जैसे यूरिया, ये छनता है, और यूरिक एसिड, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होता है। अच्छा, यूरिन में भी होता है ये, लेकिन यूरिन में जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में था ना, उससे थोड़ा सा कम होता है, स्लाइटली लेस यूरिया एंड यूरिक एसिड, पर ऑलमोस्ट उतना ही होता है, थोड़ा सा कम। फिर कुछ और चीजें बताता हूँ आपको, जैसे क्रिएटिनिन, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं इन्यूलिन, और सल्फेट। ये जितने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होते हैं ना, उतने ही ये यूरिन में होते हैं, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ इन्यूलिन, क्रिएटिनिन और सल्फेट। मतलब जितने उधर थे उतने ही इधर हैं। फिर कुछ और चीजें बताता हूं, इसे हम कहते हैं पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड। या PAH। ये पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड या PAH जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होता है, उससे ज्यादा PAH यूरिन में होता है। तो PAH का तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ज्यादा यूरिन में पहुंच गया। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं होती लेकिन यूरिन में मिलती हैं, वो हैं जैसे सर्टेन ड्रग्स एंड डाइज। तो यहाँ पे क्या हो गया है, वेरियस सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस आर हैंडल्ड इन डिफरेंट वेज बाय द सेम नेफ्रॉन। देखिए आप, अलग अलग सब्सटेंसेस को सेम नेफ्रॉन ने अलग अलग तरह से हैंडल किया है। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखो जैसे जो मैंने यहाँ पे रेड से लिखे हैं, इनको देखिए आप, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में तो हैं, लेकिन ये यूरिन में नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि ये इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो होता है, पर उसके बाद ये पूरी तरह से रिएब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए यूरिन में नहीं निकलते। जो ग्रीन से लिखे हैं इनको देखिए, इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और बहुत थोड़ा सा रिएब्जॉर्प्शन होता है। और जो ब्लू से मैंने लिखे हैं, क्रिएटिनिन, इन्यूलिन और सल्फेट, इनका तो बिल्कुल भी रिएब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि जितने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में है, सेम अमाउंट में ये यूरिन में है ना। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हुआ लेकिन रिएब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं हुआ। पर पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड इंक्रीज कैसे हो गया भाइयों बहनों? पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड इंक्रीज कैसे हो गया? क्योंकि इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हुआ, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, बट जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने से बच गया, उसका बाद में ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो गया, इसकी वजह से वो बढ़ गया यूरिन में। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं है बट यूरिन में होते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं है लेकिन यूरिन में होते हैं।
ठीक है, जैसे सर्टेन ड्रग्स एंड डाइज। क्यों भाई? क्योंकि इनका अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं हुआ। अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिवली चार्ज थे और उनकी प्रॉपर्टीज प्रोटीन की तरह थी, तो इनका अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं हुआ। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ। लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट थे, इनको एक्सक्रीट करना था, बाद में ट्यूबुलर सिक्रीशन से हमने इनको एक्सक्रीट किया, इसलिए तो इनको हमने बाद में ट्यूबुलर सिक्रीशन से एक्सक्रीट किया। ठीक है, तो ये इससे ना मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, और वो चीज है रीनल थ्रेशोल्ड। तो अब हम यहाँ पे एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। ये क्या होती है? देखो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद जो सब्सटेंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जितनी ज्यादा क्वांटिटी में रीअब्सॉर्ब होगा, उसकी रीनल थ्रेशोल्ड उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आई बात? जो सब्सटेंस अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जितनी ज्यादा क्वांटिटी में रीअब्सॉर्ब होगा, उसकी रीनल थ्रेशोल्ड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जो मैंने रेड से लिखे हैं, इनको देखिए आप, जो मैंने रेड से लिखे हैं वो हाई थ्रेशोल्ड कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि जब उनका अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद वो 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में तो दिखते हैं, लेकिन यूरिन में हमें नहीं दिखते, क्योंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद उनका 100% रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। जैसे ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, तो ये हमको यूरिन में नहीं मिलते। फिर देखिए, जो मैंने ग्रीन से लिखे हैं, जो मैंने ग्रीन से लिखे हैं वो लो थ्रेशोल्ड कंपाउंड्स हैं, क्योंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद उनका बहुत कम रीअब्सॉर्प्शन होता है, वेरी लेस रीअब्सॉर्ब्ड। तो जितने वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होते हैं, उससे बस थोड़े से कम वो यूरिन में होते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े से रीअब्सॉर्ब हुए हैं, बाकी जितने यहाँ थे लगभग उतने ही यहाँ है। फिर मैंने जो ब्लू से लिखे हैं उन्हें देखिए, ये कहलाते हैं ए थ्रेशोल्ड कंपाउंड्स, क्योंकि ये तो छनने के बाद बिल्कुल भी रीअब्सॉर्ब नहीं होते, क्योंकि इनकी कोई रीनल थ्रेशोल्ड ही नहीं है, 0% रीअब्सॉर्ब। तो ये जितने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होते हैं उतने ही ये यूरिन में निकल जाते हैं, या उससे भी ज्यादा ये यूरिन में निकलते हैं, क्योंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो हुआ, रीअब्सॉर्प्शन 0 हुआ, लेकिन सिक्रीशन और हो गया, जैसे पीएच। ठीक है, और देखिए जो मैंने व्हाइट से लिखे हैं, इनको देखिए, जो मैंने व्हाइट से लिखे हैं ना, ये वेरिएबल थ्रेशोल्ड कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये जरूरत के हिसाब से कभी कम और कभी ज्यादा रीअब्सॉर्ब होते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें उनकी कितनी जरूरत है उस समय। सपोज आपको 4 दिन से पीने को पानी नहीं मिला है, तो वाटर बन जाएगा हाई थ्रेशोल्ड कंपाउंड्स। तो ऐसे में क्या होगा, 4 दिन से पीने को पानी नहीं मिला तो यूरिन में पानी का नुकसान कम होगा, तो वाटर हाई थ्रेशोल्ड कंपाउंड बन जाएगा। वाटर यहाँ से छनेगा, लेकिन छनने के बाद खूब रीअब्सॉर्ब होगा, तो यूरिन में वाटर कम जाएगा, क्योंकि छनेगा तो, लेकिन छनने के बाद रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, है ना। और अगर आपने अभी 20 गिलास पानी पी लिया, वाटर गेन शुड बी इक्वल टू वाटर लॉस, सो दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा, वाटर अगर आपने ज्यादा पी लिया है, तो ये पानी जो आपके पेट में गया है, ये पेट से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगा, तो इससे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होने लगेगी ना, क्योंकि ब्लड में ज्यादा वाटर आ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा वाटर को हमको यूरिन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया है तो वाटर बन जाएगा लो थ्रेशोल्ड कंपाउंड। ऐसे में वाटर यहाँ से छनेगा, पर छन के रीअब्सॉर्ब कम होगा, और ज्यादा वाटर कहाँ निकलेगा, यूरिन में ज्यादा वाटर निकल जाएगा। इसी तरह से अगर आपके बॉडी में सॉल्ट्स की कमी है, तो सॉल्ट्स क्या बन जाएंगे, बोलो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बन जाएंगे, हाई थ्रेशोल्ड कंपाउंड। वो छनेंगे और छनने के बाद खूब रीअब्सॉर्ब होंगे, तो यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट कम निकलेंगे दोस्तों। और अगर आपने ना 4-5 चम्मच नमक खा लिया है, आपकी बॉडी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है ना, आपने 4-5 चम्मच नमक खा लिया है, तो पता है क्या होगा, सॉल्ट यहाँ से छनेगा, वो लो थ्रेशोल्ड कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन कम रीअब्सॉर्ब होगा। तो ज्यादा सॉल्ट कहाँ निकलेगा बताओ, यूरिन में ज्यादा सॉल्ट निकल जाएगा, है ना। तो ये जो सब्सटेंसेस है ना, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट, ये वेरिएबल थ्रेशोल्ड कंपाउंड है, जो अपनी जरूरत के हिसाब से कभी कम और कभी ज्यादा रीअब्सॉर्ब होते हैं। चलिए भाई, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे इनकी। अभी क्या होता है कि सारे देखो, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो हाई थ्रेशोल्ड कंपाउंड है। तो रीनल थ्रेशोल्ड की हम डेफिनेशन लिखें, देखो इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना, वो हाई थ्रेशोल्ड कंपाउंड है, और जबकि जो फालतू चीजें हैं यानी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो लो थ्रेशोल्ड कंपाउंड है। तो इंपॉर्टेंट चीजों की थ्रेशोल्ड ज्यादा होती है ना, क्योंकि उनको हम नहीं चाहते कि वो यूरिन में निकले। तो अगर वो छन भी जाती है किडनी में, तो हम उनको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो यूरिन में ना जाए, लेकिन फालतू चीजों को हम रीअब्सॉर्ब नहीं करते, है ना। तो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर रीनल थ्रेशोल्ड,
किस चीज को हम कितना, जैसे ना आप ये देखो ग्लूकोज विटामिन हार्मोन, क्या ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं? ग्लूकोज विटामिन हार्मोन इंपॉर्टेंट, अमीनो एसिड्स, तो पता है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये हमारे ब्लड में ज्यादा भी हो जाए ना तो भी ये यूरिन में नहीं निकलती है भाइयों। पता है जैसे आपके ब्लड में किसी हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाए तो भी वो हार्मोन यूरिन में नहीं निकलेगा। आप अगर ज्यादा विटामिन खा लोगे ना तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो यूरिन में नहीं निकलेगा वो विटामिन। आपको अगर एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, थायराइड से थायरोक्सिन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है हार्मोन, वो यूरिन में नहीं निकलता। तो ग्लूकोज विटामिन हार्मोन ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें यूरिन में नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों को बॉडी बर्दाश्त करती है और यूरिन में निकलने से रोकती है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन बता देता हूँ। जैसे प्रेगनेंसी के बाद एक हार्मोन होता है HCG, ये यूरिन में निकलता है, जबकि हार्मोन्स यूरिन में नॉर्मली नहीं निकलते, लेकिन ये हार्मोन यूरिन में निकलता है, इससे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। ये पूरी तरह से रिएब्जॉर्ब नहीं होता। इसी तरह से मीनोपॉज, जब मेस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है ना फीमेल में, तो उनके अंदर ना ये FSH नाम का हार्मोन होता है कि वो बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है हार्मोन। तो पोस्ट मीनोपॉज FSH भी फालतू है, तो वो भी यूरिन में निकलने लगता है। तीसरी बात, विटामिन सी अगर हम ज्यादा लेंगे ना तो वो कभी कभी थोड़ा यूरिन में निकलता है, तो ये एक्सेप्शन है। हालांकि हाई थ्रेशोल्ड कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनको हम बर्दाश्त करते हैं और वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद कभी भी यूरिन में नहीं निकलते, क्योंकि वो रिएब्जॉर्ब हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हम रिएब्जॉर्ब करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर रीनल थ्रेशोल्ड? आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन the maximum amount of a substance that can be reabsorbed from the glomerular filtrate is the renal threshold of that substance. But the real definition is, suniye, the maximum amount of a substance that can be tolerated in blood without starting its renal excretion या urinary excretion is the renal threshold. जैसे आप बताओ, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, शैतानी कर रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार हैं। अब मेरे को क्लास से कुछ बच्चों को निकालना है, तो मैं किनको निकालूंगा बताओ? होशियार बच्चों को या नालायक बच्चों को? तो क्या होता है कि होशियार बच्चे अगर बदमाशी कर भी रहे ना तो एक बार को उनको माफ कर दिया जाता है, क्या पढ़ने में इंटेलिजेंट है, इंपॉर्टेंट बच्चा है, तो उसको हम क्लास से निकालते नहीं है। और निकालते भी है ना, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी करते हैं ना उसका, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, थोड़ी देर में उसे क्लास में वापस ले लेते हैं। लेकिन नालायक बच्चे को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक तो पढ़ने में डफर है, ऊपर से तो शैतानी भी कर रहा है क्लास में, तो उसका जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है ना तो उसको रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो इंपॉर्टेंट बच्चे कौन है? जो पढ़ने में तेज है। तो पढ़ने में तेज बच्चों की ना बदमाशी भी टीचर टॉलरेट कर लेता है। शैतानी कर रहा है बच्चा तो उसे क्लास से निकाल देगा, लेकिन बाद में वापस ले लेगा क्लास में। लेकिन जो बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो पढ़ने में तेज नहीं है, ऐसे ही होता है, नालायक है, तो उसको जब क्लास से बाहर निकालते हैं ना तो वापस नहीं लेता उसको बाहर। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? तो उसी तरह से जो सब्सटेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनकी थ्रेशोल्ड हाई है। ये देखिए जो रेड से लिखे हैं मैंने, ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, ये सब काम की चीजें हैं। तो इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो होता है, लेकिन उसके बाद 100% रिअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और इनको यूरिन में नहीं निकाला जाता। लेकिन जो चीजें फालतू है जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, तो इनको एक बार जब निकाल फिल्टर कर देते हैं ना तो वापस बहुत कम रिअब्सॉर्ब करते हैं। और जो ए थ्रेशोल्ड है इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं, इनकी तो जीरो आ रहा है एग्जाम में, टेस्ट में भी, तो इनको एक बार बाहर निकाला ना उसका बिल्कुल भी रिअब्सॉर्ब नहीं करते, वापस नहीं लेते। और कुछ तो ऐसे हैं कि उनको बाहर निकाला तो निकाला, लेकिन अगर नहीं निकल रहे हैं क्लास से बाहर, चुपचाप बैठे हैं, तो भी उनको पकड़ पकड़ के धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, सेलेक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन। इनको तो पूरी तरह से बाहर ही करो क्लास। तो यार ये बड़ी गलत बात है कि बच्चों के एकेडमिक स्किल्स के हिसाब से उनकी इंपॉर्टेंस तय करी जाती है। होशियार बच्चा अगर बदमाशी भी करेगा तो उसको माफ कर दिया जाएगा, मतलब उसकी शैतानी को भी आप माफ करके उसे रिअब्सॉर्ब कर देते हैं, क्योंकि वो हाई थ्रेशोल्ड कंपाउंड है, वो इंटेलिजेंट बच्चा है। बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है तो अगर वो थोड़ी भी शैतानी कर रहा है तो उसको आपने क्लास, वो शैतानी कर रहा है तो आपने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया, लेकिन वापस रिअब्सॉर्ब नहीं करोगे आप उसको क्लास में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इंपॉर्टेंट चीजों की थ्रेशोल्ड भाई साहब ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें हाई थ्रेशोल्ड कंपाउंड कहा जाता है। कम इंपॉर्टेंट चीजों की थ्रेशोल्ड कम होती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी टॉलरेटेड इन ब्लड विदाउट स्टार्टिंग इट्स एक्सक्रीशन। मतलब जिस सब्सटेंस को आप जितना ज्यादा बर्दाश्त करोगे ब्लड में बिना उसे बाहर निकालना स्टार्ट किए, उसकी थ्रेशोल्ड उतनी ही ज्यादा है। समझ में आई बात? तो आप किसको ज्यादा बर्दाश्त करोगे? क्लास में टीचर कौन से बच्चों को ज्यादा टॉलरेट करता है या बर्दाश्त करता है? वो जिनकी रैंक अच्छी आती है, जो इंपॉर्टेंट है, या जो बेचारे डफर होते हैं। टॉपर बच्चों को तो आप बदमाशी भी बर्दाश्त कर लोगे उतनी। भाई ये सब तो बहुत हुआ है, मैंने भी बहुत किया है, क्योंकि पता है क्या होता था, मैं बहुत शैतानी करता था क्लास में, अच्छी बात नहीं है, करता था। जब भी टीचर क्लास से बाहर जाता था तो मैं भी बहुत हल्ला मचाता था, बाकी बच्चे भी मचाते थे। फिर टीचर वापस आती थी तो मॉनिटर शिकायत करता था कि कौन कौन बच्चे जो है, मॉनिटर शिकायत करती थी कौन कौन से बच्चे क्लास में हल्ला मचा रहे थे, मेरा भी नाम उसमें होता था। मुझे वापस बिठा दिया जाता था वार्निंग देके, लेकिन बहुत से बच्चों को निकाल दिया जाता था, क्योंकि शायद मेरे पास मार्क्स थोड़े अच्छे आते थे पढ़ने में। तो ये हमेशा से होता आया है, ये गलत है पर ये होता आया। तो उसी तरीके से क्या होता है भैया कि ना, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, इन्हीं को निकाल दोगे तो रिजल्ट कौन देगा? तो इनको अगर बाहर निकालते भी हैं तो बाद में रिअब्सॉर्ब कर लेते हैं, वापस अंदर ले लेते हैं। और उससे भी मजे की बात बताऊं, अगर मुझे क्लास, हम जो पढ़ने में तेज बच्चे होते थे उनको क्लास से बाहर निकाल भी दिया जाता था ना तो थोड़ी देर में उनको वापस बुला लिया जाता था, लेकिन जो पढ़ने में तेज नहीं होते थे उनको बाहर ही खड़ा रखते थे। अब मजे की बात क्या थी कि
मैं ज़्यादा शैतानी करता था तो मेरे जैसे कुछ पढ़ने में तेज बच्चों को भी क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, और बेचारे जो पढ़ने में थोड़े डफर थे बच्चे, हम सबको बाहर निकाल, जो शैतानी कर रहा था सबको बाहर निकाल देते थे। फिर आधे घंटे बाद टीचर कहती थी अच्छा उसको पढ़ने वाले बच्चे जो थे उनको अंदर ले लेते हैं, तो ऐसा करो अमित गुप्ता को अंदर बुला लो। तो मॉनिटर बाहर जाता था, देखता था बेचारे डफर बच्चे तो चुपचाप रेजर हैंड करके खड़े हैं, हैंड्स अप करके, अमित गुप्ता गायब है। मैडम वो तो वहाँ खेल रहा है ग्राउंड में। अब इस मैडम बुला रही है, जल्दी आता है, भाग के आना था, चल चल अंदर बुला रहा है। नहीं मैम मैं तो बस ऐसे ही, तो इधर ही था। तो बेचारे जो खड़े थे उनको बाहर ही खड़ा कर रखा, और जो ग्राउंड में भाग गया उसको अंदर बुला रखा। एनीवेज, तो ये बहुत है, इसलिए कहते हैं पढ़ लो, पढ़ने से ही भला होगा। पढ़ोगे तो 10 गुनाह माफ हो जाएंगे तुम्हारे। याद रखना, तुम अभी जितनी शैतानियां कर रहे हो ना, जब नीट का एग्जाम आएगा वो होगा कयामत का दिन, और कयामत के दिन जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होगा, तो अगर तुम पढ़ रहे हो तो सारी शैतानियां माफ हो जाएंगी, और फिर भी तुम्हें मेडिकल की सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हें जन्नत नहीं जहन्नुम नसीब होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ ध्यान दो। तो जैसा मैं कह रहा था आपको कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ये डेफिनेशन याद रखना, दैट कैन बी टॉलरेटेड इन ब्लड विदाउट स्टार्टिंग इट्स यूरिनरी एक्सक्रीशन इज द रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ दैट सब्सटेंस। तो जनरली क्या होता है कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की रीनल थ्रेशोल्ड ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो फालतू हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो भी हाई थ्रेशोल्ड रखते हैं और वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, क्रिएटिनिन एक सब्सटेंस है, क्रिएटिन। अब ये क्रिएटिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, पर वेस्ट प्रोडक्ट होने की वजह के बावजूद ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद 100% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और ये यूरिन में नहीं निकलता। तो भैया कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हाई थ्रेशोल्ड वाली हैं, जैसे कि क्रिएटिन। ऐसे ही एक वेस्ट प्रोडक्ट है बेंजोइक एसिड। तो ये पता है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हाई थ्रेशोल्ड होने की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद इनका रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, और ये एक्सक्रीट ही नहीं हो पाती। क्यों? नालायक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर भी इनका रीअब्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्यों है ये हाई थ्रेशोल्ड? क्योंकि भैया इनके पापा जो है वो स्कूल के ट्रस्टी हैं, या प्रिंसिपल का बेटा है, या इसके चाचा विधायक है। तो ये भी हाई थ्रेशोल्ड बना बैठा है, पढ़ने में तेज नहीं है, लेकिन जब टीचर इसे बाहर निकालता है तो इसे रीअब्सॉर्ब कर लेता है ना। इसके चाचा, क्रिएटिन के चाचा विधायक है, बेंजोइक एसिड जो है वो तो प्रिंसिपल का ही बेटा है भाई, या डोनेशन दिया है इनके पिताजी ने स्कूल में, ठीक है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट होने के बावजूद इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद 100% रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। तो अब ये बड़ी समस्या है कि इनको हम एक्सक्रीट कैसे करें बॉडी से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो वेस्ट प्रोडक्ट ना। तो हमारी बॉडी और लिवर वगैरह क्या करते हैं, क्रिएटिन को तोड़ देता है, और क्रिएटिन को तोड़ के पता है किसमें बदल देता है, क्रिएटिनिन में। और क्रिएटिनिन जो है वो ए थ्रेशोल्ड कंपाउंड है। इसी तरह बेंजोइक एसिड को किसमें बदल देते हैं हम, पैरा अमीनो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। और अब इनकी थ्रेशोल्ड खत्म हो गई। अब जब इनकी थ्रेशोल्ड खत्म हो गई है क्योंकि हमने इनको तोड़ दिया है किसी और सब्सटेंस में, ठीक है, तो अब इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, और अब ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस में बदल गए, ए थ्रेशोल्ड कंपाउंड में। तो आपको बात समझ में आई? थोड़ा इंपॉर्टेंट थे लेकिन इनको भी बाहर निकाल दिया, चेंज करके निकाला, क्योंकि क्या था ना, ये लोग क्लास टीचर से ट्यूशन पढ़ते थे, तो ये क्लास में अरे यार सब इन्हीं की चाबी, अरे यार टेस्ट में क्या आने वाला है बता दे, तुझे तो मैम ने बता ही दिया होगा। अरे कुछ नहीं आने वाला है, कुछ नहीं बताया यार, अरे बता दे यार। तो इनको हम कैसे, इनको हमने कन्वर्ट कैसे किया, इनका सेक्शन ही चेंज कर दिया। अब बेटा तुम्हें बाहर निकलने से कौन रोकेगा, 9th से 9th बी में डाल दिया तुम्हें, उसकी तो क्लास टीचर ही कोई और है। एनीवेज, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से रीनल थ्रेशोल्ड क्या होती है, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ा हमने, रीअब्सॉर्प्शन पढ़ा। एक तीसरा स्टेप और होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसके बाद हम स्टेप वाइज देखेंगे। जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है ना, ट्यूबुलर सिक्रेशन उन चीजों का होता है जो या तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद गलती से रीअब्सॉर्ब हो गई हैं, इसको हम सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं, क्योंकि चुन चुन के सिक्रेशन हो रहा है। मतलब जो चीजें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद गलती से रीअब्सॉर्ब हो गई हैं उनको हमें यूरिन में वापस बाहर निकालना है। तो सब्सटेंसेस विच गेट wrongly reabsorbed आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो उनको वापस से हम सिक्रीट करते हैं, और ये एक्टिव प्रोसेस होती है आपको पता है। और वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट सब्सटेंसेस जो फिल्टर ही नहीं हो पाए, विच कुड नॉट गेट फिल्टर्ड बट नीड टू बी एक्सक्रीटेड, ठीक है। तो इनको भी हम क्या करते हैं, इनको भी हम सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन कर देते हैं। अब जो सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन वाला स्टेप है ना, ये मेनली कहाँ होता है, ये मेनली होता है पीसीटी में, सॉरी मेनली होता है डीसीटी में, और कुछ कहाँ होता है, पीसीटी में।
तो नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं ना, तो कुछ तो पीसीटी में होता है, कुछ डीसीटी में होता है। क्या होता है, सपोज ये नेफ्रॉन है, तो कुछ चीजें तो पीसीटी में सिक्रीट हो जाती हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद, इनको मैं बताऊंगा बाद में, और कुछ चीजें बाद में ना डीसीटी में सिक्रीट होती हैं, तो इन पे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये तीन स्टेप थे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब गुजरता है नेफ्रॉन से तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। ये देखो, कुछ चीजें तो पीसीटी में सिक्रीट हो रही हैं, ये देखो क्या क्या सिक्रीट हो रहा है पीसीटी में, दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, H+ आयन और अमोनिया। डीसीटी में क्या सिक्रीट हो रहा है, ये देखो K+ और H+ आयन। तो कुछ चीजों का इस तरह से ट्यूबुलेंस, और ड्रग्स एंड डाइज भी यहीं सिक्रीट होती है, लिखा हुआ नहीं है पर लिख देता हूँ, जिनका की निगेटिवली चार्ज है ना, जो एल्बुमिन की तरह, इस कारण वो फिल्टर नहीं हुई, तो वो भी यहाँ पर ही सिक्रीट होती है। ठीक है, तो ये हो गया इन स्टेप्स के बारे में। चलिए, तो अब हम वापस से बात करते हैं कि किस तरह से फिल्ट्रेट जब अलग अलग हिस्सों से गुजरता है नेफ्रॉन के, तो कैसे उसकी ऑस्मोलैरिटी और उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आते हैं। पर इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों की परमिएबिलिटी के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक नेफ्रॉन बना रहा हूँ, बल्कि मेरे पास बना बनाया है, आपको बनाना पड़ सकता है, पर मैं तो बना बनाया वाला यूज़ कर लूँगा। ये देखिए, ये एक नेफ्रॉन है और आपको इसके अलग अलग हिस्से दिखाई दे रहे हैं, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले का लूप और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है, तो होता क्या है कि अलग अलग हिस्सों की अलग अलग परमिबिलिटी होती है। पहले तो आप देखिए, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस आपको यहाँ दिख रहा है, ये कॉर्टेक्स का इंटरस्टिशियल स्पेस है, और जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये मेडुला का इंटरस्टिशियल स्पेस है। ठीक है, तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस की जो ऑस्मोलैरिटी है ना, वो भी सेम नहीं होती। क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए, ये सपोज किडनी है, तो किडनी में दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स का जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के इंटरस्टिशियल स्पेस की ऑस्मोलैरिटी तो वही होती है जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स की होती है, यानी कि 300 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स। लेकिन मेडुला की ऑस्मोलैरिटी में देयर इज अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे है कि जैसे आप मेडुला में अंदर की तरफ जाते हैं ना, तो ऑस्मोलैरिटी लगातार इंक्रीज होती जाती है। देखिए, कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300। लेकिन आप मेडुला में अंदर जाएंगे ना, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी इंटरस्टिशियल स्पेस की, 400, 600, 800, 1000, 1200। तो मेडुला में देयर इज अ ग्रेडियंट। जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ बढ़ते हैं, मेडुला में अंदर जाते हैं, पिरामिड के बेस से पिरामिड के एपेक्स की तरफ जब हम जाते हैं, तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो ये क्यों इंक्रीज होती है, ये ग्रेडियंट कैसे बनता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल बस ये मान लीजिए कि हाँ, ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती है, 400, 600, 800, 1000। तो यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, इसकी ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स। लेकिन नीचे जो मेडुला वाला हिस्सा है, इसकी ऑस्मोलैरिटी आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, 400, 600, 800, 1000, 1200। यानी इंटरस्टिशियल स्पेस की ऑस्मोलैरिटी जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रही है, देयर इज अ ग्रेडियंट, है ना। दूसरी बात, नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों को आप देखिए, तो ये शुरुआत वाला हिस्सा है ना, इसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ। इसके बाद दोस्तों, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है पीसीटी। पीसीटी इतनी छोटी नहीं है, पीसीटी काफी लंबी है और ऐसे ऐसे करके रखी हुई है यहाँ। तो पीसीटी काफी लंबी है और ऐसे ऐसे करके यहाँ रखी हुई है। ठीक है, पर जगह कम है तो मैंने उसको सीधा बना दिया। तो इस पीसीटी के भी दो हिस्से हैं भाइयों, इस पीसीटी के भी ध्यान से सुनिए, दो हिस्से हैं। इसका जो शुरुआती हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इनिशियल पार्ट जो है इसका, ये वाला, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पीसीटी, मतलब पीसीटी का भी शुरुआत का हिस्सा। ठीक है, और ये जो बाद वाला हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं डिस्टल पीसीटी।
तो पीसीटी के भी दो हिस्से हैं, ये प्रॉक्सिमल पीसीटी है और ये डिस्टल पीसीटी है, ठीक है। फिर आता है हेनल्स लूप, थिक और थिन सेगमेंट। तो ये जो पूरा है ये कहलाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप। फिर ये वाला जो हिस्सा है ना हेनल्स लूप का इधर वाला, ये कहलाता है थिन असेंडिंग। इसके बाद का जो हिस्सा है ये वाला, ये कहलाता है थिक असेंडिंग। थिक असेंडिंग के बाद दोस्तों ये आती है डीसीटी। डीसीटी भी काफी लंबी है, ऐसे 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 फोल्ड होकर रखी हुई है यहाँ, पर हमने ऐसे सीधी बना दी है। तो डीसीटी के भी दो हिस्से हैं। ये जो शुरुआती हिस्सा है ना डीसीटी का, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल डीसीटी, और ये जो बाद वाला हिस्सा है ये कहलाता है डिस्टल डीसीटी। तो प्रॉक्सिमल डीसीटी हो गया और डिस्टल डीसीटी हो गया। फिर कलेक्टिंग डक्ट का वो हिस्सा जिसमें आकर सभी डीसीटीज खुल रहे हैं, ये कहलाता है प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट का बाद वाला हिस्सा, बाद वाला जो जाकर खुलता है डक्ट ऑफ बेलिनी में, वो कहलाता है डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से देखे, कौन से क्या कहलाते हैं। अब इनमें हम परमिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है कि ये जो बोमेन कैप्सूल है ना, शुरू शुरू में जो है बोमेन कैप्सूल, ये तो किसी भी चीज के लिए परमिएबल नहीं है, ना तो ये सॉल्ट के लिए परमिएबल है और ना ही ये वाटर के लिए परमिएबल है। याद रखिए बोमेन कैप्सूल सॉल्ट या वाटर में से किसी भी चीज के लिए परमिएबल नहीं है। फिर आता है पीसीटी। पीसीटी जो है वो सॉल्ट के लिए भी परमिएबल है और वो वाटर के लिए भी परमिएबल है। तो पीसीटी जो है वो सॉल्ट और वाटर दोनों के लिए परमिएबल है। फिर आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप है वो सॉल्ट के लिए तो परमिएबल नहीं है, लेकिन वाटर के लिए परमिएबल है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप। ये तो जो थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप है ना, ये सॉल्ट के लिए तो परमिएबल है, लेकिन वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, ठीक। अब इसके बाद जो कुछ भी आता है, ध्यान से सुनिए, इसके बाद जो कुछ भी आता है, क्या आता है इसके बाद, इसके बाद आता है थिक असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो इसके बाद ये जो कुछ भी आता है, ये सब ये सब ये सब का सब ना तो ये सॉल्ट के लिए परमिएबल है और ना ही ये वाटर के लिए परमिएबल है। तो याद रखिए इसके बाद जो कुछ भी आता है वो ना तो सॉल्ट के लिए परमिएबल है और ना ही वाटर के लिए परमिएबल है। लेकिन इसमें ना एक कंडीशनल परमिएबिलिटी है इन हिस्सों में। कैसे है मैं बताता हूं आपको। जैसे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप है। अब हमने कहा कि ना तो ये सॉल्ट के लिए परमिएबल है और ना ही ये वाटर के लिए परमिएबल है, नहीं है भाई। लेकिन इसमें ऐसे पंप पाए जाते हैं, इसमें ऐसे पंप पाए जाते हैं जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जबरदस्ती धक्के मार मार के सोडियम और पोटेशियम को बाहर निकाल सकते हैं। और क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पीछे पीछे अपने आप बाहर आएगी। यानी कि इन हिस्सों में परमिएबिलिटी तो नहीं है सॉल्ट के लिए, लेकिन यहां से एक्टिवली सॉल्ट बाहर निकाले जा सकते हैं एनर्जी का यूज करके। फिर आ जाओ प्रॉक्सिमल डीसीटी पे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रॉक्सिमल डीसीटी भी सॉल्ट या वाटर में से किसी के लिए परमिएबल नहीं है, लेकिन हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हिस्से से एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जिसका नाम हमने रखा है एल्डोस्टेरॉन, इस एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं इसके रिसेप्टर्स? इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं डीसीटी पर, प्रॉक्सिमल डीसीटी पे। तो अगर एल्डोस्टेरॉन प्रॉक्सिमल डीसीटी से बाइंड करता है तो उसकी वजह से इसके रिसेप्टर्स अगर ये बाइंड करते हैं तो इस हिस्से में ऐसे कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाते हैं जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जबरदस्ती एक्टिवली सोडियम आयंस को बाहर खींच सकते हैं और बाइकार्बोनेट आयंस पीछे पीछे पैसिवली अपने आप बाहर आ रहे हैं। यानी यहां से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है या नहीं। अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं सिक्रीट हो रहा है
तो ये एरिया अपने नेचुरल कैरेक्टर में रहता है। क्या है इसका नेचुरल कैरेक्टर? इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड वाटर। इसका नेचुरल कैरेक्टर यही है, इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड वाटर, इसी में ये रहता है। लेकिन अगर एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट हो रहा है तो प्रॉक्सिमल डीसीटी वाले हिस्से में एक टेम्परेरी परमिएबिलिटी आ जाती है सॉल्ट के लिए। नेचुरल कैरेक्टर तो इम्परमिएबल है, पर टेम्परेरी परमिएबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से यहां से सॉल्ट का रिएब्जॉर्प्शन कंडीशनल है, हो सकता है। अच्छा, जितना एल्डोस्टेरॉन ज्यादा सीक्रेट होगा उतना कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट ज्यादा होगा, और अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं सीक्रेट होगा तो इन हिस्सों से कोई सॉल्ट का रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्से तो नेचुरली इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड वाटर है। ठीक है, इसी तरह से ये हिस्सा है दोस्तों डिस्टल डीसीटी और ये हिस्सा है प्रॉक्सिमल सीडी। अच्छा, यहाँ पे जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, यहाँ सब जगह है ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ ऐसे ही बना देता हूँ मैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये लो, सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है जिसके अंदर रिएब्जॉर्प्शन होगा। तो ये ब्लड वेसल्स यहाँ भी हैं, कैपिलरीज यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। मैंने समझाने के लिए सिर्फ यहाँ बनाई। तो होता क्या है, डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी को देखिए आप, ये भी इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड वाटर है। लेकिन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसका नाम हमने रखा एडीएच, इसके रिसेप्टर्स डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट पे पाए जाते हैं। यानी कौन से हिस्सों पे? इन हिस्सों पे। तो नेचुरली स्पीकिंग तो ये जो हिस्से हैं ये सॉल्ट या वाटर के लिए इम्परमिएबल है ना। लेकिन यहाँ पे एडीएच के रिसेप्टर हैं, और एडीएच जब यहाँ पे बाइंड करता है तो उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेरी वाटर पोर्स बन जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है एक्वापोरिन। एक्वा मतलब होता है वाटर, पोरिन मतलब छेद, पोर मतलब छेद। तो इनकी वजह से ये जो डिस्टल डीसीटी और ये प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट है सीडी, इनमें एक टेम्परेरी परमिएबिलिटी आ जाती है फॉर वाटर, जिसकी वजह से यहां से वाटर बाहर निकल सकता है, और निकल कर किस में जा सकता है? ब्लड में। डिस्टल डीसीटी और उससे भी ज्यादा कहा? प्रॉक्सिमल सीडी यानी कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रिएब्जॉर्प्शन हो सकता है। लेकिन ये वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कंडीशनल है। ये कब होगा बताओ? जब एडीएच सिक्रीट हो रहा होगा। अगर एडीएच नहीं सिक्रीट हो रहा होगा तो ये एरिया अपने नेचुरल कैरेक्टर में रहेगा। क्या है इसका नेचुरल कैरेक्टर बताइए? इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच इन हिस्सों में एक टेम्परेरी परमिबिलिटी आ जाती है और यहां से वाटर का रिएब्जॉर्प्शन हो सकता है। अगर एडीएच ज्यादा सिक्रीट होगा तो डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी में एक टेम्परेरी परमिबिलिटी ज्यादा आएगी। तो डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी में टेम्परेरी परमिबिलिटी कब ज्यादा आएगी बताओ? जब एडीएच ज्यादा सिक्रीट होगा। जस्ट अ सेकंड। अरे यार ये क्या हो रहा है? चलिए, चलो, तो एडीएच ज्यादा सिक्रीट होगा तो याद रखिए एडीएच की प्रेजेंस में एक टेम्परेरी परमिबिलिटी होती है। एडीएच नहीं सिक्रीट होगा तो ये एरिया अपने नेचुरल कैरेक्टर में रहेगा। क्या है इसका नेचुरल कैरेक्टर? इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच इस हिस्से में एक टेम्परेरी परमिबिलिटी आ जाएगी। तो ये अलग अलग हिस्सों की परमिबिलिटी के बारे में बात होगी। इसी से अब हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो इसी से अब हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और उसके अलग अलग स्टेप्स को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा बचा नहीं है और डाउट्स भी लेने हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में यहाँ से पढ़ाऊंगा आपको, इसी डायग्राम से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी हम ना, कितनी देर बची है? 10-15-20 मिनट बचे हैं और आज डाउट सेशन भी है, तो मैंने डाउट्स खोल दिए हैं। वैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, आप बोलो तो 15 मिनट में पढ़ा दूँ ना इसको। आर तो बाद में करेंगे, डाउट्स फिर बाद में देखेंगे। 10 ही मिनट बचे। तो चलो आप इस डायग्राम को ध्यान से बनाएं, ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है। इसी डायग्राम को हम के बेस पे हम अगले क्लास में मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को समझेंगे। ठीक है, अलग अलग हिस्सों की परमिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। चलो, टाइम लगेगा इसमें, तो हम डाउट्स ले लेते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम डाउट्स ले लेंगे और आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। रेज हैंड भी मैंने खोल दिया है।
अगली क्लास में पढ़ते हैं अपन यहाँ से, है ना। अभी बीच में नहीं रोकना चाहता मैं फ्लो को। क्या हुआ, कोई चेंज, कुछ गड़बड़ हुई, क्या हो रहा है? डिस्प्ले हो गया स्क्रीन। अब ठीक है, पता नहीं, चलो आप डाउट्स पूछ लो। तो हम ये डायग्राम याद रखना, यहीं से हम पढ़ेंगे। अभी मैं 15-20 मिनट आपके डाउट्स ले रहा हूँ। पहला डाउट, इंटायर